हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। जीएस 1 का क्वेश्चन पेपर है मेंस का 2024 का, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, पूरा कंप्लीट डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ ये देखने वाले हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का था और किस तरीके से सिलेबस से लिंक होकर क्वेश्चंस आए और कितने आसान हैं और कितने टफ क्वेश्चंस हैं, कितने डाइवर्स तरीके के क्वेश्चंस हैं और क्या डिमांड है इन क्वेश्चंस की, कितनी डेप्थ की रिक्वायरमेंट रखते हैं, कितनी नॉलेज हमें चाहिए होती है किसी भी क्वेश्चंस को करने से पहले, या हमें कितनी पढ़ाई करनी चाहिए किसी इस यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए और मेंस के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। अच्छा, जो भी आंसर राइटिंग क्लासेस हम लोग करवाते हैं, आपने ध्रुव बैचेस जो भी बैचेस हैं हमारे, आप अगर उनमें देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली मिले हैं। मतलब टॉपिक्स जैसे एंशिएंट इंडिया में वैदिक उत्तर वैदिक काल की जो सोशियो इकोनॉमिक चीज़ें हैं, जो भी क्लाउड बस्ट के फिनोमिना है और सरफेस टेम्परेचर के फिनोमिना है, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस, सोसाइटी के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने करे, ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे हम लोग इस बैचेस में बहुत टॉपिक वाइज क्लियर करते हैं, कवर करने का प्रयास करते हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। हालांकि उस पर ज़्यादा डिबेट कर, उस पर ज़्यादा डिस्कशन करने से कोई मतलब बनता नहीं। जो बच्चे वहाँ पे ज्वाइन है उनको डायरेक्टली फायदा मिला होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। अगर आप में से कोई है तो वो खुद ही वहाँ पे देख सकता है कि किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि जो मैंने आंसर राइटिंग क्लासेस आप लोगों को यूट्यूब पे कराई गई हैं, वहाँ से आप देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस आपको कराए गए थे, बस उतने ही क्वेश्चन से आपके यहाँ पे जितने हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो कवर हो रहे थे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से कवर हुए। जैसे मैं एक वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि जब मैंने आंसर राइटिंग कराई थी तो उसमें हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, इसके लिहाज के लिए ये कहाँ तक जिम्मेदार थी, ये हम लोगों ने वहाँ पे बहुत डीप में डिस्कस किया और ये क्वेश्चंस वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से किए। वहाँ पे जब हम आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन कर रहे थे तो ऋग्वेदी से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के में जो भी चेंजेस हुए थे वो हम लोगों ने वहां पे देखे, लेकिन को वहाँ वो क्वेश्चन दूसरा था, वो कॉन्टेक्स्ट दूसरा था, तो वहां से वो क्वेश्चन ही दूसरा था। लेकिन हालांकि वहां पे मैंने सामाजिक चीजें भी डिस्कस करी, आर्थिक भी डिस्कस करी, और मैंने ये बोला था कि ये टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये भी मैंने बोला कि किस तरीके से इसके नोट्स बनाने चाहिए, ये भी मैंने आपको उस वक्त बताया। तो ये कुछ चेंजेस हैं। अच्छा, आज कुछ शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या समझना है, कैसे क्या करना चाहिए। आज का जो हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे तो टोटल 6 सवाल आए। अगर आप देखेंगे तो टोटल 3 सवाल 10 मार्क के थे। देखो, 3 सवाल जो हैं, 3 सवाल कितने मार्क के हैं? 10 मार्क के हैं। और अगले जो 3 सवाल हैं वो 15 नंबर के क्वेश्चन हैं। इस तरीके के हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आए हैं। और जितने भी सवाल आए हैं ये अगर आप देखेंगे तो क्लास के डिस्कशन से बहुत आसानी से हो रहे थे। और जो पहला क्वेश्चन है वो 10 मार्कर का है। आपके सामने देखो, पहला क्वेश्चन कितने मार्क का है? 10 मार्कर का। और कितने शब्दों में लिखना है? 150 शब्दों में इसमें लिखना है। और ये एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है। पहले तो ये कोर सवाल है एंशिएंट इंडिया का, और एंशिएंट इंडिया का कोर सवाल है कि ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित करना है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने में इजी है कि ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक जो सामाजिक चेंजेस हुए और जो आर्थिक चेंजेस हुए वो बस मुझे लिख देना है। आपको ये देखना है कि पहले तो आपको 150 शब्दों में लिखना है और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट्स जितने ज्यादा होंगे पॉइंट वाइज लिखें, और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। कि वैदिक एरा का सवाल पूछा गया और सोसाइटी और इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। अगर आप देखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर सुनने पे फोकस रखिए। पहले क्वेश्चन को आप सुनने पे फोकस रखें, मैं जो बोल रहा हूँ समझेंगे आप वहां से कि सोसाइटी और इकोनॉमी। देखो, हर क्वेश्चन पे 2-3 मिनट डिस्कशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आराम से 2 घंटे, एक आराम से 30-35 मिनट का डिस्कशन हो जाएगा ये क्वेश्चन पेपर का। अब सॉल्व करने तो बैठे नहीं जो 3 घंटे यहाँ पे दें, है ना? तो डिस्कस कर लेते हैं, आपको चीजें ओवरऑल पता लग जाए कि हाँ इसको कैसे पढ़ना था। तो देखो, वैदिक काल में वैदिक एरा का सवाल है और सोसाइटी और इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए बोला है कि ऋग वैदिक एरा से लेकर लेटर वैदिक एरा में चेंजेस कैसे आए। और ये जो चेंजेस है, अच्छा आप देखेंगे तो लास्ट ईयर भी ये सवाल इस तरीके का सेम सवाल पूछा गया था। वहां पे डेवलपमेंट पे वहां पे पूछा गया। अगर आप सोचेंगे तो वहां पे जो पिछले सवाल आया था वो किस पे था? डेवलपमेंट पे सवाल आया था। ये डेवलपमेंट पे नहीं है, इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं किसमें? सोसाइटी और इकोनॉमी में, उससे रिलेटेड ये सवाल है। थोड़ा सा उसको घुमा के पूछ दिया गया इस बार। और ध्यान से इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास क्या होने बहुत ज्यादा जरूरी है? पॉइंट्स। आपके पास पॉइंट्स होने ज्यादा जरूरी है। और ये बहुत बेसिक सवाल है एंशिएंट इंडिया का, इसको बहुत इजीली टैकल किया जा सकता था क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी लोग पढ़ते हैं। तो ये आपके 10 नंबर फ्री के थे, आप इतना समझ लीजिए।
अब इतना, और अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, वो भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत में कला व साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान के बारे में पूछा गया। अच्छा देखिए, पहले तो योगदान के बारे में पूछा गया कि एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। कला व साहित्य में पूछा गया है। आपके पास पॉइंट ज्यादा होने चाहिए, 10 मार्क का क्वेश्चन है, आपके पास एटलीस्ट पॉइंट ज्यादा होने चाहिए। आप एक ही पॉइंट को इलेबोरेट करने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कि आप 2 पॉइंट लिख दे, उन्हीं को घुमा फिरा के 150 शब्द कंप्लीट कर दें, आपको नंबर ज्यादा नहीं मिलने वाले। तो ये भी आर्ट एंड कल्चर की कोर अंडरस्टैंडिंग है नहीं, ये भी ये समझने वाला क्वेश्चन है। अगर पल्लवास आप पढ़ रहे थे तो आप बहुत आसानी से देखेंगे कि ये क्वेश्चन वहां से टैकल किया जा सकता है। उनके टेम्पल आर्किटेक्चर की बात कर सकते हैं। अगर कला में टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, स्कल्पचर आर्ट की, ध्यान से सुनिएगा, टेम्पल आर्किटेक्चर की बात कर सकते हैं, स्कल्पचर आर्ट की बात कर सकते हैं। और जैसे देखेंगे महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मा, ये सारा डिस्कशन क्लास में किया जाता है, वो सब बहुत डीप में हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो उससे रिलेटेड सवाल था, आप चाहें तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे लिटरेचर की बात कर सकते हैं, आप पेंटिंग की बात कर सकते हैं। और देखो, ये क्वेश्चन टैकल करने के लिए एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, मैं इधर उधर घुमा के बात नहीं करना चाहता, सीधे ये कि आपके पास पॉइंट्स ज्यादा होने चाहिए। जितनी ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी आपको कला को लेकर और साहित्य को लेकर, जितनी ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी वो उतनी ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को टैकल करने की स्थिति में रहने वाले हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन देखिए अपने आप में एक डिटेल्ड डिस्कशन की बात करता है। और अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन किस पे आ रहा है, क्वेश्चन किस पे आ रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट पे। पहले तो क्वेश्चन देखिए किस पे आ रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। वो कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। पहले तो आप घटनाएं बताएं जिनके कारण ये शुरू हुआ, उसके बाद उसके क्या परिणाम हुए। आपको दोनों चीजें इसमें एड्रेस करनी है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें आपको दोनों चीजें एड्रेस करनी है। इस तरीके का एक डिटेल्ड क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, बिहार में बच्चों ने शुरू किया, फिर यूनिवर्सिटी गए, वहां से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से क्या हुआ, और उसके बाद क्विट इंडिया के सबसे, ये आसान सवाल नहीं कर सकते लेकिन हाँ डिटेल्ड सवाल है, अच्छा सवाल है, इजी किया जा, इसको इजिली टैकल किया जा सकता है। जिसने पढ़ा ही नहीं उसके लिए तो कठिन होगा, है या नहीं। अब जिसने पढ़ा ही नहीं होगा उसके लिए तो क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है कठिन होने वाला है। तो जैसे बिफोर क्विट इंडिया मूवमेंट क्या क्या हो रहा था उसको समझाएंगे, उसके बाद नेगोशिएशन चला, उसके बाद फेलियर आया, फिर धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। बहुत ही, ये एक प्रकार का बहुत ही आसान सवाल था, ये तो बहुत ही हिस्ट्री का तो ये पहला सेगमेंट है जो तीनों सवाल बहुत ही आसान सवाल है जिन्हें आप बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। अगर आपने क्लासेज या ध्रुव बैचेस बहुत इजिली किया तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो भी आसानी से, जैसे पलवास पे क्वेश्चन आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ही एकदम डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन, अभी हिस्ट्री का तो क्वेश्चन है नहीं, पहली चीज। देखिए अब ये जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का नहीं, इसको पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके अगर देखें, जो नीचे वाला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसको जरा देखते हैं, वो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहले हिस्ट्री के सेगमेंट को देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला व वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये भी कल्चर का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, ये भी चौला का क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंट्रीब्यूशन पूछा है, कंट्रीब्यूशन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखो आर्ट में, आर्किटेक्चर में अगेन इस कल्चर की, इसमें कोर अंडरस्टैंडिंग देखो चाहिए। देखो जब भी हम लोग क्लास पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत डीप में डिस्कस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जैसे उनकी कला और वास्तुकला की बात की, जैसे आप एग्जांपल में बृहदेश्वर टेम्पल, रावतेश्वर टेम्पल, बहुत सारे मंदिर बने, राइट है ना। और आर्किटेक्चर में आप बात कर सकते हैं स्टार्टिंग, जैसे आदित्य उसकी अगर द्रविडियन आर्किटेक्चर की बात करें तो पूरा कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम द आदित्य एंड पटका से। और उसके बाद ये डिस्कशन जब क्लास में करते हैं तो वहां पे बहुत डीप में किया जाता है। अभी आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, क्या पूछा गया, चोल शासक अभी तो नहीं है लेकिन उनकी कला और वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। यानी उनकी कला और वास्तुकला की बदौलत उन्हें आज तक याद किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हो गए, पेंटिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट डेट क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन था। इसको आप पढ़ के बहुत इजीली टैकल कर सकते थे, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है सिर्फ क्लास के माध्यम से।
अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री से, देखो हिस्ट्री का एक सवाल, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक सवाल कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है कि ये कहां तक कहना उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन आया। देखो ओवरऑल वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन जल्द बहुत रेयर आते हैं, बहुत हमेशा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हाँ ये बहुत इजी सवाल था, आसानी से इसको टैकल किया जा सकता था। और वर्ल्ड हिस्ट्री जब भी पढ़ाई जाती है तो ये क्वेश्चन वहाँ पे आसानी से किया जा सकता है। लेकिन हाँ, हमने अब आंसर राइटिंग में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं करी, लेकिन जब भी आप ध्रुव पेज पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं कि जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कम से कम हाँ ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, वही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाला क्वेश्चन। मैंने आपसे बोला ना औद्योगिक क्रांति का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट क्लास में डिस्कस किया है कि हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहाँ तक उत्तरदायी थी। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहां तक उत्तरदायी थी, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास में ही डिस्कस किया था मैंने, तो हैंडीक्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी और ये सारे कैसे चेंजेस हुए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये कैसे औद्योगिक क्रांति ने भारत के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बर्बाद कर दिया, ये चेंजेस वहां पे हमने डिस्कस किए थे। कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडिया का सवाल है, ये भी आप आसानी से कर सकते थे, 15 नंबर का सवाल है। और ये दोनों, ये 15 नंबर का क्वेश्चन और ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया, क्योंकि बेसिक सवाल है। देखो क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन ईजी, लेकिन इसमें जब इन्फॉर्मेशन लिखनी होती तो उतने पॉइंट्स हमारे पास नहीं होते। जब ज्यादा पॉइंट्स नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम इन्फॉर्मेशन लिख नहीं पाते, और जब इन्फॉर्मेशन लिख नहीं पाते तो फिर वही बात आ जाती है कि कैसे इसको करना चाहिए। फिर तो जो भी नॉर्मल सी बात है, जो भी बच्चे मेंस दे रहे होंगे वो इतना तो पढ़ के गए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो 75 नंबर थे, ये कहीं ना कहीं कुछ भी मिस करने वाले नहीं थे, बहुत इजीली टैकल किए जा सकते थे इन क्वेश्चंस को। मुगल्स कहीं ना कहीं यूपीएससी थोड़ा पीछे हट रहा है इनसे, जैसे विजयनगर, बाय द वे ये ऑनेस्टली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि विजयनगर अर्बन आर्किटेक्चर पे एक सवाल एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन नहीं, इस तरीके का कोई क्वेश्चन वहां पे देखने को विजयनगर से देखने को नहीं मिला। और आर्किटेक्चर पूछने की बात थी विजयनगर में, ये भी पूछ सकते थे, लेकिन खैर उससे रिलेटेड नहीं है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे एग्जाम से पूछे गए हैं, अब उनको देखने का प्रयास करते हैं। सोसाइटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको देखते हैं कि सोसाइटी से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो तो ज्योग्राफी का क्वेश्चंस देखते हैं, जो ज्योग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हैं हमारे। जैसे एक क्वेश्चन आया हमारा, ये देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आप पिछले कई सालों का पेपर उठा के देखेंगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं पिछले कई सालों में, 2-3 बार 4 बार क्वेश्चन पूछेगा। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी का ऐसा कह सकते हैं कि ये फेवरेट टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन। और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको बहुत इजिली टैकल कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आया क्लाउड बस्ट का, ये भी देख लीजिए आप, डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्लाउड बस्ट का फिनोमिना क्या है, बादल फटने की परिघटना क्या है, डायरेक्ट, ये इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। और ये ज्योग्राफी का देखो साइक्लोन, देखो क्लाउड बस्ट जिसके टॉपिक डिस्कस किया जाता है जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट देखने को मिलता है। आप देखेंगे बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि शहर में देखो एक, जैसे एक डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा है, जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ते हैं वैसे जनसांख्यिकी शीत, डेमोग्राफिक विंटर, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया कि यह क्या यह दुनिया की ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है, विस्तार से बताना है इसको। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, देखो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो पहले कॉन्सेप्ट देखो, पहले क्या है कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसका एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में। जैसे क्या यह दुनिया की स्थिति, क्या दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है, ध्यान से सुनिए, क्या दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। आप अगर बहुत इजीली अगर आप देखने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है उससे। अब जैसे एक क्वेश्चन आप इधर देखें, क्या लिखा हुआ है, गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है, यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, और गंगेटिक वैली से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है। अब गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही तो उससे फूड सिक्योरिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो आपको पॉइंट्स के माध्यम से बताना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स के माध्यम से बताना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि देखो अरोरा अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस और अरोरा बोरियलिसिस क्या है, ये कैसे उत्प्रेरित होते हैं।
डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। हाउ आर दिस ट्रिगर्ड, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला ये सब पूछा हुआ, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आसान है। हाँ, ये बड़े आराम से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ये सवाल जैसे एक क्वेश्चन ये टफ मान सकते हैं कि ट्विस्टर क्या है। ये थोड़ा सा मैक्सिको की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर ट्विस्टर क्यों देखे जाते हैं, ये ट्विस्टर वाला क्वेश्चन। अगर ये आप लोगों ने जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्विस्टर, व्हाई आर द मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर ऑब्जर्व इन एरियाज अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन नया था, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ये पूछा जा सकता था क्योंकि करंट अफेयर्स में था ये, है ना, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। हाँ, अब वर्ल्ड हिस्ट्री से देखो बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आया था, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिला। पोस्ट इंडिपेंडेंस पे यूपीएससी का फोकस हट गया है। देखो ना, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी बहुत ज्यादा पूछता है अभी भी, और बहुत पूछा भी तो बहुत सिंपल पूछा, और पोस्ट इंडिपेंडेंस तो पूछता कभी कभी एक आध पूछ लेता है, अब वो भी सिंपल स्टेट इंटीग्रेशन वगैरह के सवाल होते हैं और इसमें बहुत जान देने की जरूरत नहीं होती। हाँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस में ऐसा नहीं कि महारत हासिल कर लेंगे, सारे सवाल पढ़ डालेंगे। कल्चर पढ़ना है, एंशिएंट इंडिया पढ़नी है, मिडिवल पढ़नी और मॉडर्न पढ़नी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पे इतना फोकस आपको नहीं रखना है। कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पे आप फोकस करके क्या ही कर लोगे। आप ऐसा समझ लो कि 1950s तक की हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, उसके बाद की हिस्ट्री आपको इतनी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं कि उसमें आप दिन भर उसी में मेहनत कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चंस का पैटर्न देखें तो किस तरीके के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाना है, आप इतना बहुत आसानी से क्लियर समझ सकते हैं इन क्वेश्चंस को देख के। जैसे डेमोग्राफिक विंटर पूछा हुआ, डेमोग्राफिक विंटर, जेंडर इक्वलिटी। अब क्या पूछा, देखो यहाँ पे देखो क्या पूछा कि लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता और महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट, पहले इसकी डिफिनीशन दो, फिर इसकी डिफिनीशन दो, फिर इसकी डिफिनीशन दो, तभी तो आप उसका अंतर बता पाओगे कि हाँ इनमें ये अंतर है। और कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है। अब उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट फिर से आ गया। पहले तो आप ये बताओ लैंगिक असमानता क्या है, लैंगिक निष्पक्षता क्या है और महिला सशक्तिकरण क्या है, जेंडर इक्विटी और वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। पहले तो आप डिफिनीशन लिखे कीवर्ड के माध्यम से, फिर वो कीवर्ड्स के माध्यम से लिखने के बाद फिर आप उसे बताएं उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट। देखो जब आप एप्लीकेशन वाला पार्ट बताएंगे तभी तो उसकी क्वेश्चन है। जैसे कि देखो क्वेश्चन माइग्रेशन वाला क्या क्वेश्चन था, क्या पूछा है कि छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित कर रहे हैं। अब छोटे शहर की तुलना में बड़े शहर प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं। देखो पहले तो आप यही डिफाइन करो कि क्यों, है ना। जॉब्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स, वो अब ये आंसर पे डिस्कशन नहीं कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। पहले तो यही डिस्कस करो आप, इसकी नॉलेज आपको, फिर विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना करनी। अब आप क्या डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं, नहीं। जब बोल दिया है तो आपको बस इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करना है, डेवलपिंग कंट्रीज के माध्यम से ही आपको क्वेश्चंस डिस्कस करना है। 10 नंबर का सवाल था, इसको बहुत इजीली टैकल किया जा सकता है कि अगर आपने न्यूज़पेपर डेली पढ़ा है, करंट अफेयर्स डेली पढ़ी है, करंट अफेयर्स इन द न्यूज़पेपर, जनरल रीडिंग। भाई साहब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कितनी रट के क्या ये क्वेश्चन कर सकते थे आप फैक्चुअल रट के कितना, अगर हाँ डेटा इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उससे क्वेश्चन किए जाते हैं। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग यहाँ अलग चीज है। अब वुमेन एम्पावरमेंट पूछा आपसे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, अर्बनाइजेशन के बारे में, यही सब वल्नरेबल जो सोसाइटी में सेगमेंट्स हैं, वल्नरेबल सेक्शन, इन्हीं सब पे सवाल पूछेगा। अब देखो जनरल ज्ञान कोई भी दे देगा, राइट। देखो जनरल ज्ञान तो कोई दे देगा, लेकिन जनरल ज्ञान को बहुत एक फ्लुएंट उसमें लिख पाना, अच्छी लैंग्वेज में लिख पाना, हमारे पास वर्ल्ड पावर होनी जरूरी होती है। कि देखो अब ज्ञान लेने के लिए आप आधे घंटे तक आप कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे, आप आधे घंटे तक किसी भी क्वेश्चन पे बोल देंगे, लेकिन जब आपसे लिखने को बोला जाएगा कि 150 शब्दों में आप जितना बोलो, 150 शब्दों में बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से लिख दो, वो तभी लिख पाओगे जब आपके पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, आपके पास वर्ल्ड पावर होगी। और वर्ल्ड पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में आपको वर्ल्ड ही लिखने हैं, वही कहीं ना कहीं काम आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन क्या है, देखो समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच, समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है। यानी इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन कास्ट विच हैव सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज्ड, बट दिस इज लेस टू ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिज। यानी अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में कम सही है, लेकिन हाँ अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े। तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी का क्वेश्चन है, और सोसाइटी के ही पर्सपेक्टिव में इसको लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठन व निजी क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा। पहले चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि GS2 का क्वेश्चन नहीं है, GS
वन का पेपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और ये GS2 का क्वेश्चन हमको लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार और गैर सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा। कहीं ना कहीं आपको इसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से वर्क कर रही है, ये आपको यहाँ पे लिखना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रीजनल डिस्पैरिटी। आप अगर मेरी आंसर राइटिंग क्लासेस आप उसमें देखेंगे तो वहां पे रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में मैंने पॉइंट्स बताया था कि ये आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत चेंजेस में है आजकल। रीजनल डिस्पैरिटी क्या है और यह विविधता से किस प्रकार, डाइवर्सिटी और रीजनल डिस्पैरिटी में क्या डिफरेंस है। पहले तो आप क्षेत्रीय समानता बताएं क्या है, फिर आप ये बताएं डाइवर्सिटी क्या है, फिर इन दोनों में अंतर क्या है वो पॉइंट्स के माध्यम से बताएं, और फिर ये बताएं कि भारत में क्षेत्रीय समानता का मुद्दा कितना गंभीर है। पॉइंट्स के एग्जांपल्स के माध्यम से आपको बताना जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद, ध्यान से देखिए, वर्ल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ड। समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। यानी समानता और सामाजिक न्याय की नीतियां जो हैं वो बहुत सारी हैं। ऐसा बोल दिया गया कि पॉलिसीज जो हैं, जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, वो इक्विटी के लिए और सोशल जस्टिस के लिए और अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए बहुत सही है, बेनिफिट है, बहुत सारी है, लेकिन उनको संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि संविधान द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है उनसे वंचित वर्गों को अभी तक पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। पहले तो आप जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं आपको वो बतानी पड़ेंगी, पहली चीज। फिर लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा ये बताओ, और किनको, देखो ये तो बताना ही पड़ेगा कि हाँ लाभ इन सेक्शंस पे नहीं मिल पा रहा, ऐसे ऐसे नहीं मिल पा रहा। फिर आप जब भी कंक्लूजन लिखो तो वे फॉरवर्ड लिखे कि हाँ ये चेंजेस करेंगे तो मिलेगा उनको लाभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल युवा एवं अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। किसने? वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल युवा एवं अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। वैश्वीकरण ने, किसने? ग्लोबलाइजेशन ने। इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है? डायरेक्ट सोसाइटी का क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी लाइफ से भी रिलेटेड है ये क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमन सेंस की बात आती है, वुमेन घर से बाहर निकलती है, उसको वर्क प्लेस में और घर से निकलने पे पहले तो रोक टोक है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं अपने आप में। तो ये क्वेश्चन आप किस तरीके से लिखते हैं, कितनी अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को, फिर वही चीज है ना, ज्ञान तो दे दोगे, वो नहीं करना है, कितने अच्छे वर्ड्स में इसको आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस क्या है, वर्ल्ड में इंटरवेंशंस क्या दिए गए हैं, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको बहुत इजीली टैकल करना चाहिए। और इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। पहले तो ये वर्ड ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतताओं के बीच एक गहरा संबंध है। क्रिटिकली एनालाइज करना है, आपको कमियां बतानी है। द प्रोपोजिशन दैट देयर इज हाई कोरिलेशन बिटवीन इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज। अब इनके बीच सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतताओं के बीच एक गहरा संबंध है, ये कैसे बता पाएंगे आप जब तक आपने इसकी इन्फॉर्मेशन आपने अपने नोट्स में नहीं बना रखी हो। वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं हमारे लिए नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यही एट द एंड काम आते हैं कि हम किस तरीके से किस क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल कर रहे हैं और किन क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें टैकल करना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आता है, अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की बात की जा रही है। किसमें? ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। ये क्वेश्चन डैड कहाँ का हो गया? ये हमारा एंशिएंट इंडिया और आर्ट एंड कल्चर का मिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि जब सोसाइटी की बात आती है तो वहां पे आप कल्चर की बात करते हैं, क्योंकि सोसाइटी एट द एंड कल्चर से ही रिलेटेड है ना। फिर आप सेकंड क्वेश्चन भी देखें, सेकंड क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं तो किससे जुड़ा हुआ है? सेकंड क्वेश्चन भी आप अगर बहुत गौर से देखें किससे जुड़ा हुआ है? कला एवं साहित्य से जुड़ा हुआ है और कांची के पल्लवों के योगदान के बारे में बात करी। थर्ड क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके परिणाम, भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाएं, उसके परिणाम। मेन पॉइंट्स आप वर्ड्स देखें सिर्फ, ऋग्वैदिक
उत्तर वैदिक काल, उसके सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में जो चेंजेस हुए। ठीक, वेरी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि की बात की जा रही है और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे माइग्रेशन की बात की गई, ठीक है, प्रवासियों की बात की जा रही, माइग्रेंट्स की बात की जा रही, ठीक, उसके बाद बादल फटने की बात की जा रही, बादल फटने की बात की जा रही और उसकी व्याख्या करने की बात की जा रही। नया वर्ड डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा पूछी गई, अब वो उसका एप्लीकेशन पूछा गया। लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता और महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की गई। देखो, अगर आप मुझसे बोलेंगे, आप मुझको कमेंट करें कि सर आपसे पूरा पेपर में डिस्कस करना है, तो मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी, मैं सब आपको बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जिस समय पेपर आपके सामने ओपन होता है ना, जो बच्चे मेंस देने जाते हैं उनके पास ये समय नहीं है। जैसे मुझे समय मिल गया, मैंने पेपर देखा, फिर मैंने अपने नोट्स एनालाइज किए, मैंने बुक्स एनालाइज करी, मैंने न्यूज़पेपर्स जो करंट अफेयर्स पिछले साल आई उनको जल्दी से एनालाइज किया कि हाँ कैसे करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो मैं बता रहा हूँ, मुझे तो टाइम मिल गया। लेकिन जब बच्चे सामने एग्जाम दे रहे होते हैं, उनके सामने जब पेपर ओपन होता है, रियलिटी बता रहे हैं भैया, रियलिटी है, जब उनके सामने पेपर ओपन होता है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बस क्वेश्चन पढ़ना, आंसर लिखना शुरू। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा, 1 मिनट के अंदर उन्होंने अपने माइंड मैप बनाया और क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेटिंग के लिए आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो वो उस समय के लिए जो नॉलेज हमें चाहिए होती, कम से कम उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, बहुत डीप में पढ़नी चाहिए हर चीज। और उसके डिफरेंस को देखो यहाँ पे पूछा है। फिर समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर जातीय विवाह बढ़े हैं, किंतु अंतर धार्मिक विवाह कम हुए हैं। कम है मतलब वो उस तरीके से नहीं बढ़े। और सरकार, गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है, किसके लिए, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए। चोल शासक अब तो नहीं है, लेकिन उनकी कला और वास्तुकला के क्षेत्र में जो भी उपलब्धि है उन्हें अभी भी याद किया जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर का डायरेक्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग कैसे नष्ट हुए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से। और गंगा घाटी की भूजल क्षमता से खाद्य सुरक्षा पर कम होने से खाद्य सुरक्षा पे क्या इम्पैक्ट है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस और ऑरोरा बोरियलिसिस क्या है और ये कैसे उत्प्रेरित होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्विस्टर क्या है। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्षेत्रीय समानता पे क्वेश्चन आया और विविधता से कैसे डिफरेंट है। फिर उसके बाद समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद अभी भी वंचित वर्गों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। फिर उसके बाद वैश्वीकरण और कुशल युवा अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है, किसने, वैश्वीकरण ने। उसके बाद ये आलोचनात्मक विश्लेषण करना था कि भारतीय सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतताओं के बीच एक गहरा संबंध है। ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे इस तरीके से आया। अब अगर आप समझने का प्रयास करें, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये कि हर क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन की जब लैंग्वेज पढ़ते हैं आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है, जब आप सिलेबस कवर कर लेते हैं या आपके सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो आपको हर क्वेश्चन को लगता है हाँ इसमें तो कर लेंगे। जब आप जिसमें लिखने जाते हैं, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे लिखोगे। मैं चलिए पहला क्वेश्चन, ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। आप परिवर्तन ऐसे बता देंगे, ठीक है, लेकिन कैसे लिखेंगे, आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे और बॉडी को कैसे लिखेंगे कि कम शब्दों में चीजें मैनेज हो जाएं, है नहीं। कैसे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है। अब नॉर्मल जो आप बोलचाल की भाषा में शब्द यूज करते हैं ये तो नहीं कर सकते, अच्छे शब्दों का, क्लिष्ट शब्दों का यूज करें, कम से कम जो हाँ लगे कि हाँ आपने उत्तर लिखा है ना। बातचीत तो कर नहीं रहे आप एग्जामिनर से कोई। तो जब इसके लिए आंसर राइटिंग क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ के तो लगता है इसको कर लेंगे, लेकिन आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा होने चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। आप मेरी बात मानिए, एक पॉइंट को इलेबोरेट कर देने से मैटर नहीं बनता। आप 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स कम से कम लिखते हैं किसी भी आंसर को करने से पहले। आपको जब यहाँ पे परिवर्तन बताने के लिए बोला गया है, आपको यहाँ पे जब परिवर्तनों को रेखांकित, तो एक परिवर्तन बता के आपको एक परिवर्तन को 150 शब्दों में बता के आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, मानते हैं। लेकिन क्या वो एक परिवर्तन, किसी ने 5 परिवर्तन लिख दिए तो किसको नंबर ज्यादा मिलेंगे, आप ये बताइए। किसी ने 5 परिवर्तन लिख दिए तो नंबर किसको ज्यादा मिलना, बस आप इजीली मुझे इतना बता दीजिए, बस सिंपल। माय क्वेश्चन इज कि किसी ने 6 पॉइंट्स लिख दिए, किसी ने 8 पॉइंट लिख दिए, किसी ने 10 पॉइंट लिख दिए, तो किसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। 10 पॉइंट वाले को मिलेंगे ना, उसने ज्यादा चेंजेस बताए। और जिसने एक ही पॉइंट को एलैबोरेट कर दिया, मिलेंगे उसको नंबर ज्यादा, नहीं मिलने वाले, बिल्कुल नहीं। तो क्वेश्चन अगर इजी है, अगर उसकी लैंग्वेज इजी है और छोटा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन लिखा गया है, सेंटेंस क्वेश्चन का बहुत छोटा है, तो बहुत बेसिक समझ लीजिए, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेप्थ की रिक्वायरमेंट रखता है अपने आप में। मेरी बात मान लीजिए, गौर से सुन लीजिए, इधर उधर मत भटकिएगा। बहुत सिंपल बताना है। क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण भारत में कला व साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन करना है। अब कांची के पल्लवों का योगदान किसमें, कला में और साहित्य में, पूरे दक्षिण भारत में पूछा है। आप कितने पॉइंट्स लिखेंगे, किसी ने 5 लिखे, किसी ने 6 लिखे, आपने 10 लिख दिए, किसी ने 3 लिखे, आपने 2 ही लिखे,
आप दक्षिण भारत के किसी एक सेक्शन को ले लें और वहां पे कांची के पल्लवों का योगदान कला एवं साहित्य में बता दें, बस खत्म नहीं। आप लिटरेचर के एग्जाम्पल दीजिए, आप कला में आर्ट स्कल्पचर्स के एग्जाम्पल दीजिए, पेंटिंग के एग्जाम्पल दीजिए अगर है तो। मूर्ति कला की बात कर सकते हैं, स्कल्पचर यानी कि, और टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, आपको करनी पड़ेगी। आप एक टेम्पल की बात नहीं कर सकते, आप 2-3 टेम्पल एग्जांपल दीजिए, फिर स्कल्पचर्स के 2-3 एग्जांपल दीजिए, फिर लिटरेचर के 3-4 एग्जांपल दीजिए, तो आपके हो गए ना 7-8 एग्जांपल। अब एक क्वेश्चन में आप 7-8 एग्जांपल लिख देंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको आसानी से 4 से 5-6 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन आप एक ही क्वेश्चन को 150 शब्दों में इलेबोरेट कर दोगे, नंबर नहीं मिलने वाले। आप ये चीज समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी ही डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर लीजिए, मैं तो यही कहूंगा। बाकी नॉर्मल डिस्कशन आंसर राइटिंग की जो यूट्यूब पे कराई जाती है वो तो कंटिन्यू चल रही है, आप लोगों के लिए कंटिन्यू होती भी रहेगी आगे भी। लेकिन जब आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में, जब आपका सिलेबस कवर होता है, सिलेबस कवर नहीं होता लेकिन आप लिखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूंगा कि मेरा सजेशन ये है कि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत कुछ चीजें नई सीखने को मिलती हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसानी से ऐसे भी सीखें। लेकिन हाँ, एक पॉइंट हमेशा मन में ध्यान रखें, क्वेश्चन अगर शॉर्ट में लिखा हुआ है तो एक बार रुकिएगा 1 सेकंड के लिए, बहुत ज्यादा डेप्थ की रिक्वायरमेंट रखता है वो क्वेश्चन अपने आप पे। आप 5 एग्जाम्पल दें, हो सकता है सामने वाला 6-7-8 एग्जाम्पल दे दे, इसलिए। और एग्जाम्पल की बात नहीं, आप 4 पॉइंट लिख रहे हैं, सामने वाला 5-6-7 पॉइंट लिख सकता है। ठीक है, तो इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं इस डिस्कशन को। बाकी डिटेल में डिस्कशन मैं जब भी फुल कोर्स लेके आऊंगा तो उसमें कर देंगे, और यूट्यूब पे भी करेंगे इसको। तब तक के लिए थैंक यू टू एवरीवन।